Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये आपके यूपीएससी हो गया, आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे गए हैं और दोबारा पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इनका जो कार्यकाल है वो दो भागों में विभाजित है। पहला, कंपनी के अधीन भारत का गवर्नर जनरल, और दूसरा, ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का वायसराय। तो ये कंपनी के अधीन भारत के गवर्नर जनरल रहे 28 फरवरी 1856 से 1862, 21 मार्च 1862 तक। और उसके बाद जो है 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858 तक। और उसके बाद जो है 1858 में आया भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है वो भारत में कंपनी का शासन का अंत हो गया और गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति कर दी गई, और उसकी जगह जो है भारत का वायसराय नियुक्त हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में क्या हुआ कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो अधिनियम लागू हुआ। हालांकि इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास भी थे, तो इन सब ने जो है इनके प्रयासों से 1856 में जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। फिर 1857 में जो है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कहाँ? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। और 1861 में भारत में जो है वो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ, और इसके अंतर्गत क्या हुआ? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। तो यह सब किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? यह सब हुआ लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो जो आजाद हिंद फौज है उसकी स्थापना किस देश में हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। और ये हुई थी 1943 में हुई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना, और इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस थे जो वो आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर थे, और सुभाष चंद्र बोस ने ही 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने नारा दिया था, दिल्ली चलो। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये कहाँ दिल्ली चलो का नारा जो है वो कहाँ दिया था? तो उन्होंने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने दिया था 1943 में, 5 जुलाई 1943 को। सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। 1938 के जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसमें वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। और उसके बाद जो है वो अगले वर्ष 1939 में भी जो है वो चाह रहे थे कि उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि कोई स्ट्रॉन्ग कमांडर जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो कांग्रेस की नीतियों को चला सके या स्वतंत्रता के लिए स्ट्रिक्टली लड़ाई कर सके। परंतु महात्मा गांधी के साथ उनके मतभेद हो गए और उन्हें फिर नहीं चुना गया, जबकि अधिकतर कांग्रेसी चाहते थे कि जो है सुभाष चंद्र बोस ही दोबारा प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा विकसित की गई थी? किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो जो गुरुमुखी लिपि है वो पंजाबी की भाषा की लिपि है, और इसका जो विकास किया गया था वो किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। ये गुरु अंगद जो थे वो दूसरे गुरु थे, सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। और सिख धर्म की स्थापना हुई थी, वो की गई थी गुरु नानक देव के द्वारा। गुरु नानक देव जिनका जन्म हुआ था 1469 में। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को। ननकाना साहब जो तलवंडी पाकिस्तान में है फिलहाल, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने ही जो है गुरु नानक देव ने ही लंगर की शुरुआत की थी। तो जो गुरु अंगद थे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, और इन्होंने क्या किया कि नानक की रचनाओं का संकलन किया और गुरुमुखी लिपि का विकास किया। नेक्स्ट, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो ढाका में जो एहसान मंजिल पैलेस है वो किस कारण प्रसिद्ध है? तो वो है मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण। ढाका जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले जब भारत एक जो है वो भारत का अंग था, तो वहाँ पर जो है एहसान मंजिल पैलेस में 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब? 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और किसने की?
आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने। तो इस कारण से जो है एहसान मंजिल पैलेस प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम नवाब किसे माना जाता है? तो बंगाल का जो अंतिम नवाब अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो जो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। 23 जून 1757 को जो है वो किसकी प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों से हार गए, और उसके साथ ही जो है बंगाल में इनका शासन का अंत हो गया सिराजुद्दौला के, और ये इनडायरेक्टली जो है वो इस पर शासन हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर द्वैत शासन चलाया। नाम के लिए तो जो है वहाँ पर मीर जाफर को बना दिया नवाब, लेकिन असल में जो है बागडोर रखी अंग्रेजों ने अपने हाथ में। तो जो प्लासी की लड़ाई है उसमें जो रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेजों के कमांडर इन चीफ थे, और ये सिराजुद्दौला के साथ इनकी लड़ाई हुई। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर और उनके साथ और भी अनेक जो है व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया लड़ाई में, क्योंकि जो है अंग्रेजों के साथ ही एक षड्यंत्र में शामिल हो गए, और इस कारण से जो है वो सिराजुद्दौला की लड़ाई में हार हुई। आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 950 यूरोपीय सैनिकों के साथ और 2100 भारतीय सिपाहियों के साथ मैदान में उतरी थी, जबकि नवाब के पास 50,000 सैनिक और हाथी घोड़े जो है वो सब थे। लेकिन षड्यंत्र के तहत जो है वो जैसे कि मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया अंग्रेजों ने, और जो है वो 45,000 सैनिकों ने, जो नवाब के 45,000 सैनिकों ने भाग नहीं लिया युद्ध में, और अंग्रेजों ने युद्ध आसानी से जीत लिया, क्योंकि उनके पास बंदूकें थी, तोपें थी, तो इस प्रकार उन्होंने जो है आसानी से युद्ध जीत लिया। ये युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में जो है वो शासन के द्वार इसने खोल दिए, और इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी दिन प्रतिदिन जो है वो भारत में फैलती गई, और धीरे धीरे पूरा भारत उसके कब्जे में आ गया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? ऐसा करने वाला पहला भारतीय रियासत कौन सी थी? तो वो थी बड़ौदा। बड़ौदा रियासत के शासक जो थे सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने 1906 में जितने भी वहाँ के रियासत में 7 से 12 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान कर दिया था, इसे अनिवार्य कर दिया था कि सभी के लिए जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और ज़रूरी है। और ऐसा करने वाला यह भारत का पहली रियासत थी। भारत में पहली बार ऐसा प्रयास किया गया था। इसके अलावा 1870 में जो है इंग्लैंड ने सर्वप्रथम क्या किया? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की थी, और यह विश्व का पहला देश था इंग्लैंड जिसने सभी के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा का जब प्रावधान किया था सबसे पहले। नेक्स्ट, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसलिए प्रसिद्ध है कि भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है जी, कोलकाता में हुआ था, और इसमें भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। जो ये 28 दिसंबर 1896 को हुआ था कलकत्ता में अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मूल रूप से संस्कृत में इसकी रचना की, और ये उपन्यास आनंद मठ जो प्रकाशित हुआ था 1882 में उससे लिया गया है। और आनंद मठ जो है वो किस बारे में है? तो आनंद मठ जो है वो 1770 से 1775 तक जो बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुए, सन्यासियों ने विद्रोह किया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान शासकों के खिलाफ, और बंगाल में जो अकाल, उसका वर्णन है, बंगला भाषा में यह लिखा गया है, उसका वर्णन है इसमें, किसमें? आनंद मठ में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या था? जब भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया, मतलब जिस समय इस पहली बार ये लिखा गया था, तो उस समय ये किस शीर्षक के साथ लिखा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत भाग्य विधाता। ये भारत भाग्य विधाता के नाम से जो है ये प्रकाशित हुआ था, और ये रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। और कलकत्ता के जो अधिवेशन हुआ 27 दिसंबर 1911 को, उसमें यह पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, बंगला और हिंदी दोनों भाषाओं में। कलकत्ता में हुआ था, 27 दिसंबर 1911 में हुआ था अधिवेशन। और जो 24 जनवरी 1950 को जो है इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। इसको गाने में जो है वो 52 सेकंड का समय लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो एकमात्र विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दो राष्ट्रों का जिन्होंने राष्ट्रीय
गान लिखा है। उनका राष्ट्रीय गान जो है वो बंगाल का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, उनके द्वारा लिखा गया। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है वो भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो जो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जिनके बचपन का नाम मूलशंकर था, दयानंद सरस्वती के, इन्होंने 1875 में क्या की? आर्य समाज की स्थापना की। जो दयानंद सरस्वती थे ये संस्कृत और वेदों के विद्वान थे और इन्हीं के द्वारा पहली बार इन्हीं के संरक्षण में जो है वेदों की छपाई हुई भारत में। और सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में से एक जो है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है। और इनके गुरु थे, वो कौन थे? संत विरजानंद। किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे संत विरजानंद। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है वो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। कब? 23 मार्च 1940 को। तो किस स्थान पर किया? ये किया था लाहौर में। तो इसमें क्या था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर जो है वो एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए और जिसको पाकिस्तान बनाया जाए। और सर्वप्रथम जो है पाकिस्तान का विचार जो आया था वो चौधरी रहमत अली के मन में आया था 1933 में। इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया कि एक अलग से राष्ट्र बनाया जाए और जिसका नामकरण किया जाए पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली के विचार थे। और 14 अगस्त 1947 को जो है वो पाकिस्तान आज़ाद होने वाला राष्ट्र था। इसका 14 अगस्त 1947 को इसको आज़ादी मिली, मतलब ये अलग राष्ट्र बन गया। भारत का 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से। इसमें हालांकि 1-2 प्रश्न बीच में जो है उससे पहले के भी थे और ये भी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए लेकर आया था। विस्तार से आपके लिए इसमें जानकारी दी गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए प्रतियोगिता संसार के साथ।